नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी जन चौपाल पहुंच चुकी है इंदौर में। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और भाजपा का गढ़ भी है। और आज हमारी जन चौपाल में तमाम जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या विकास हुआ है इंदौर शहर के लिए। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक शपथ लेंगे और आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने जरूर जाएंगे। जाति पाति लिंग भेद से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि दूसरों को मतदान के लिए जागरूक कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। इंदौर लोकसभा जो कि 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है, यहाँ पर 25 लाख मतदाता हैं, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता है। यहाँ पर 8 बार से सांसद सुमित्रा महाजन जीती आई हैं और इस वक्त वो लोकसभा की अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा हम इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस ने विजय भी प्राप्त की है। आज हमारे इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य मौजूद है। अगर हम भाजपा की बात करें तो आज हमारे साथ IDA पूर्व अध्यक्ष शंकर ललवानी जी, आलोक दुबे जी हैं, सांसद प्रतिनिधि राजेश अग्रवाल जी हैं, पूर्व महापौर शशि शर्मा जी हैं, इसके अलावा देवकीनंदन जी और तमाम गणमान्य यहाँ मौजूद है। तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव जी हैं, प्रदेश सचिव राकेश जी हैं, विवेक खंडेलवाल जी हैं और रीना ठाकुर जी हैं। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के गणमान्य वो मौजूद हैं। इसके अलावा शहर के प्रबुद्ध जन हमारे साथ मौजूद हैं। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इंदौर शहर के लिए पिछले 5 सालों में ऐसी 5 उपलब्धियां क्या रही हैं बड़ी। देखिए, इंदौर शहर की 5 उपलब्धियों में मानूं तो मैं पहले तो बात कहूंगा कि जो 30 साल का ताई का कार्यकाल है, पर आपका जो स्पेसिफिक प्रश्न है, इन 5 वर्षों में जो इंदौर की बुनियादी अधोसंरचना के महत्वपूर्ण काम थे, जैसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग में जो कमियां थी, बाईपास में जो कमियां थी, कमलनाथ की हमारे पुराने समय की देन थी, उसमें बहुत सारी कमियां थी, वो हमने ठीक कराई नितिन गडकरी जी से। साथ के साथ हमारे दूर जाने वाले जितने मार्ग थे, चाहे वो इंदौर इच्छापुर वाला मार्ग था, चाहे उज्जैन झालावाड़ था, इन सबको हमने 4 लेन में स्वीकृत कराया। इंदौर बैतूल को हमने स्वीकृत कराया 4 लेन में, जिसका काम चल रहा है। साथ के साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 300 करोड़ की लागत से ताई लेके आई है और जो इस साल पूरा हो जाएगा, जहाँ पर निर्माण होने के बाद आप देखिए वहाँ पर किडनी, हार्ट और लिवर के सर्जरीज होने लगेंगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो वर्ष 2019 में पूरा हो जाएगा। इसी गति से जो इंदौर के नगरीय विकास में जो ताई की भूमिका थी, आज जो अमृत योजना में हमें स्वीकृति मिली है, 2000 करोड़ का हमारा योग्यता आई है और उस नाते से, और स्वच्छता अभियान, इस नाते से शहर का बेहतरीन विकास हुआ है। दूसरा, जो ताई के नाते से जो यहाँ पर अभूतपूर्व रेलवे की दृष्टि से आप देखें और एयरपोर्ट की दृष्टि से देखें, देखिए किसी भी शहर के विकास में उसके अधोसंरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज जिस तरीके से आज रेल की 100 से अधिक ट्रेन की जोड़ियां यहाँ से चल रही हैं, इंदौर मनमाड़ जो स्वीकृत हुआ है, जिसका काम भी शुरू हो गया, उसके बाद भविष्य में आप देखें बहुत जल्दी यहाँ से राजधानी एक्सप्रेस गुजर सकेगी। 100 से अधिक यहाँ से फ्लाइट जा रही हैं। हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है और इस माह में उम्मीद है पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने जा रही है। ये उपलब्धियाँ इन 5 वर्षों की हैं, जबकि ताई के कार्यकाल में इंदौर देश के प्रमुख विकसित शहरों की श्रेणी में दर्ज हुआ है, जहां पर IIT IIM एक ही स्थान पे हैं। इसमें की अनेक सौगातें इंदौर में मिली। ये जो सौगातें बताई जा रही हैं IIT IIM से लेकर ये तमाम, क्या केवल ताई की वजह से ये आ पाई हैं या कांग्रेस का कोई योगदान रहा है? IIM IIT में मेरे भाई को बता दूं कि ये अर्जुन सिंह जी के समय की है, उन्होंने आधारशिला रखी थी। ये गुमराह करते 8 बार की सांसद, 8 बार उपलब्धि भी नहीं है, 8 उपलब्धि भी। एयरपोर्ट की बात करते हैं, उसके अलावा एक भी उपलब्धि नहीं है। ये योजनाएं बताएं जो किडनी का ये अच्छा है, ये उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि किसे कहते हैं? ये IIT और IIM जो है ना, ये उपलब्धि होती है जो लोगों को लाभ मिलता है, जो विकास के काम में लाभ मिलता है, वो होती है उपलब्धि। उपलब्धि 8 बार की सांसद 8 उपलब्धि भी नहीं गिना पाए, ये उपलब्धि नहीं कह सकते हैं। चलिए, क्या कहेंगे, कितनी उपलब्धि मानते कांग्रेस की है?
29 साल में इंदौर में ये 5 उपलब्धि गिनाने की बात कर रहे हैं। मैं एक उपलब्धि अगर ये गिना दें ताई की तो इनाम घोषित है। 40 साल से एक एमवाय अस्पताल है, 29 साल से ये बैठे हुए हैं, एक अस्पताल नहीं बनवा पाए। लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहा है। अरे ये हॉस्पिटल तो अभी नहीं बना, 29 साल में आ रहा है ना। एक स्टेडियम बनवाया आज तक नहीं बनवाया, एक खेल का मैदान सुरक्षित है नहीं है। 29 साल में एक ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसपे इंदौर नाच कर सके। और पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष है, हमें तो शर्म आती है बोलते हुए कि इंदौर से लोकसभा अध्यक्ष है, मिलने को तैयार नहीं होती है, एक प्रोजेक्ट नहीं है, जमीन पे कोई काम नहीं है और आज उनके टिकट के ठिकाने नहीं है। चलिए पूछ लेते हैं क्या मिलने के लिए तैयार नहीं होती, आम जनों से मुलाकात नहीं करते? बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे कांग्रेस के मित्र लोकसभा की अध्यक्ष एक महिला बनी और 8 बार एक ही शहर से लगातार जीती और जनता ने ऐतिहासिक मतों से कांग्रेस को पराजित किया है, उसके विषय में ऐसी बात करती है। इंदौर की जनता समझदार है, आने वाले समय में वोट के माध्यम से जवाब देगी। एक नंबर 2 बात, ताई के नेतृत्व में इंदौर का चहुमुखी विकास हुआ है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंदौर देश के सूचकांक पे 8वें नंबर पे है और देश के सबसे तेज बढ़ते हुए शहरों में से एक है। इसका श्रेय ताई और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाती ताई। देखिए, आपको सबसे पहली बात, कांग्रेस आरोप कितने भी लगाए, आज भी कांग्रेस के पास उनके सामने उम्मीदवार नहीं है। 8 चुनाव में कांग्रेस के सारे दिग्गज प्रत्याशियों को उन्होंने हराया है। कांग्रेस अगर ये कह रही है कि उनकी उपलब्धि नहीं है तो वो मतदाता का मजाक बना रही है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, देखिए ये देश का चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 1947 से अभी तक 80,000 सैनिक और असैनिक जाने इनके कबूतर गैंग और मोमबत्ती गैंग के कारण गई है। पहली बार देश मानसिक रूप से स्वतंत्र हुआ है जब माननीय मोदी जी ने तीनों तरह की स्ट्राइक की है। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय मुद्दा है। चलिए तीसरे पक्ष से जान लेते हैं कि क्या कितना विकास हुआ इंदौर शहर को लेकर। आप समाज सेवी भी हैं, सब समझते हैं, क्या कहेंगे आप? पहली तो ये जो आपने आवाजें सुनी, चाय से चले थे पकोड़े पे चले और चौकीदार पे आकर, ये मेरा विचार है। जिस बगीचे में हम खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, ये बिस्को पार्क ब्रिटिश ने बनाया था। आप चलिए व्यक्तिगत उनसे जानने की कोशिश करते हैं, आप शहर की बात। ये बिस्को पार्क कहलाता था। मेरे दाएं हाथ पे देखेंगे तो पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई है, सीधे उल्टे हाथ पे देखेंगे तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया है। ये है मेरा विकास। इस शहर को जिस विकास की दिशा पे हमने लाके खड़ा किया है, 2021 में हवा और पानी के अभाव में ये शहर पलायन के दरवाजे पे जा रहा है। चलिए इस तरफ बढ़ते हैं। आपने रेलवे में काफी काम किया, रेलवे को लेकर कितनी उपलब्धि मानते हैं? 5 वर्ष में ताई का कार्यालय इंदौर में कोई भी नहीं जानता है। इंदौर के अंदर नाला सफाई की पिलगत ताई के समक्ष 15 साल से उसको झील बनाने का चल रहा है, आज तक उसको झील नहीं बना पाए। ताई के यहाँ पे निष्क्रियता, टोटल निष्क्रिय सांसद रही है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। आपको जैसा भी हमारे साथी बता रहे थे, यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का गार्डन बना दिया गया, पार्क जैसे जो इंदौर शहर के अंदर पार्कों की नियुक्ति है, पर्यावरण की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, उन चीजों पर ताई कभी भी सक्रिय नहीं रही। रेलवे में कितनी उपलब्धि? मेरा तो निवेदन है कि आप ये जो डिबेट कर रहे हैं, ताई पे डिबेट कर रहे हैं, ताई को पार्टी भारतीय जनता पार्टी टिकट ही नहीं दे रही, तो उनको डिबेट करने का मतलब है। और ताई ने 30 साल में सिर्फ चिट्ठी लिखी है और राजेश भैया चिट्ठी भेजने का काम करते हैं, बाकी और कोई काम नहीं करा। टिकट किसी का तय नहीं हुआ, पार्टी की बात करते हैं। कितना विकास आपको लगता है महिला सुरक्षा को लेकर, और क्या कहेंगे? जी मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ बड़े दुख के साथ कि अभी तक भाजपा में ताई का नाम नहीं आया है टिकट के लिए। बहुत खेद की बात है ये। चलिए उनके कार्य की बात करते हैं, नाम आया नहीं है आगे की बात है। उनके कार्य की एक ही बात है कि वो जिस जगह पर रहती है नंदलालपुरा, आप उसका विकास ही देख लीजिए, वो आज भी वैसा का वैसे ही है, कहीं विकास की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। इंदौर इतना बड़ा शहर है, 25-30 लाख की आबादी है, हर 5वें घर में एक बेरोजगार है। क्या बेरोजगारी की समस्या हल की? सुमित्रा महाजन है, हर घर में बेरोजगार है। जी ताई के कार्यकाल में ताई को महिला होने के नाते ये लोग सम्मान देने की बात कर रहे हैं और पिछले कुछ समय तक नंबर 1 पे रहा महिला शोषण के मामले में। तो क्या ये अच्छी बात है? इंदौर के लिए ये सही बात थी? जी क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस वालों को महिलाओं का सम्मान करने ही नहीं आता है। हमारे 8 बार की सांसद, आप चुप बैठे, मैं बोल रही हूँ ना, आप चुप बैठे, आप चुप बैठे। हमारे 8 बार की सांसद इतने सारे ढेर काम किए, इन्होंने आंखों में पट्टी बांध के रखी
महापौर रह चुकी हैं। पूरे इंदौर शहर के विकास को देखें हम, प्रदेश में हमारी सरकार थी, कांग्रेस में केंद्र में भाजपा की सरकार थी और यहाँ पर नगर निगम में भी भाजपा की सरकार रही। किस तरीके से इस विकास को देखती हैं? मैं यही कहूंगी कि इस इंदौर शहर ने अपने आप में बहुत विकास किया है। चाहे आप सीवरेज देखें, पानी का लेके तृतीय चरण लेके देखें, बगीचों का निर्माण है। और आज पूरे देश का, पूरा संसार में ये बात आती है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। और हम इसमें शहर की जनता को बोलते हैं, जन भागीदारी रही है और नगर निगम ने मिलकर काम किया है। अब मुद्दा है बीआरटीएस पे जो ट्रैफिक की समस्या है सबसे बड़ी, उससे सुलझने के लिए हाल ही में एक नया फ्लाईओवर पास हुआ है, उसमें किसका श्रेय जाता है? देखिए, माननीय नितिन गडकरी जी इंदौर आए थे, हमारे जो लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी वो इंदौर लाए थे, वो इंदौर पूरा घूमे थे और घूमने के बाद उन्होंने जो समस्या थी ट्रैफिक की उनको बताया था। उन्होंने स्वयं बीआरटीएस पे जाके देखा था और उन्होंने कहा था आप इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाइए कि ये पूरा का पूरा लिफ्ट हो जाए। और 700 करोड़ की योजना हमने बनाई थी और उसको बना के भेजी थी। उसमें डिजाइन में कुछ संशोधन था, वो संशोधन करके हमने प्रदेश में भेजा था। उस बीच में आचार संहिता लग गई और आचार संहिता तुरंत बाद ये दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन हमने सेंक्शन माननीय नितिन गडकरी ने जी किया, केंद्र की सरकार ने किया और उसका पैसा भी 350 करोड़ आ गया है प्रदेश सरकार के पास में। चलिए, लोक निर्माण मंत्री सज्जन वर्मा की ये देन है या सुमित्रा महाजन के जरिए आया? शंकर भैया का तो क्या है, शंकर भैया तो क्या है कि साधना, आदरणीय साधना भाभी जी, मेरी बात अच्छा व्यक्तिगत नहीं लगा, व्यक्तिगत नहीं लगा। बीआरटीएस की बात करिए, बीआरटीएस की बात करें तो आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने अभी नितिन गडकरी से मिले और उनसे एलिवेटेड ब्रिज पास कराया। इनका कहना सज्जन वर्मा, मैं ये कहता हूँ कि मैं आदरणीय ताई जी ने जो गोद लिए थे ना गांव, उनकी हालत देख लो कि कीचड़ कितना है, उनकी रोड नहीं बनी है। और मैं ताई को कहता हूँ, महिलाओं का सम्मान की बात आदरणीय ने बोली तो मैं कहता हूँ सम्मान में कि राजबाड़ा जो हमारे शहर की कोख है उसमें 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है जब बॉन्ड रहती है ताई, ये है। दूसरा, 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और एमवाई में भर्ती होती है तो आदरणीय सांसद जी को लेके आते हैं सुदर्शन गुप्ता जी और वो कहते हैं परिवार वालों को कि इनको धन्यवाद दो, उनकी आर्थिक कोई सहायता नहीं, उनको धन्यवाद दो। ये ताई का मैं एक अलग अब मैं एक अगले मुद्दे की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। चूंकि प्रदेश में अब सरकार बदल चुकी है, किसान कर्जा माफी को लेकर बात की जाएगी। किसान कर्जा माफी इस लोकसभा चुनाव में कितना इफेक्ट करेगा? क्या वाकई में किसानों का कर्जा माफ हुआ है? देखिए, यहाँ एक भी किसान शिकायत के लिए नहीं है। अगर बीजेपी का शासन होता ना तो यहाँ बैठ के आंदोलन होता रहता, सब घर में आराम से सो रहे हैं। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है और पैसा अकाउंट में पहुंच चुका है। दूसरी बात यहाँ की सांसद की, स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 बोलते हैं। 56 लोग स्वाइन फ्लू से मर गए, सांसद घर में सो रही है टिकट का इंतजार करते हुए। देखिए, कर्ज माफी सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ी योजना विश्व की, जो यूपीए सरकार के समय 72,000 करोड़ ऋण माफ किया था और प्रत्येक अब जो किसान है जिन्होंने ऋण लिया है उनका 2 लाख रुपए कर रही है। जो ऋण माफ हुआ है वो 2 लाख रुपए सबसे बड़ी योजना है। भाजपा के जिला अध्यक्ष का भी कर्ज माफी हुआ है। तो अगर आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कहीं किसानों का कर्ज माफ हुआ है तो ये खुद झांक ले कि सिंगरौली के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान का 70,000 का कर्ज माफी हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति में झूठ बोलना और ये झूठ बोलते रहेंगे। क्या किसान कर्जा माफी हुई है? मैं पीछे से भी जी मैं क्या किसान कर्जा माफी हुई है? हाँ, क्यों नहीं हुई है? हमारी सरकार ने तो सब कार्य किए हैं। चलिए, क्या कहेंगे आप? मैं ना तो कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से हूँ, एक आम आदमी हूँ। आप सब मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल दोनों पक्षों से है, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हमारे यहाँ से 30 साल से सांसद है महिला प्रतिनिधि, हमारे यहाँ से महापौर है महिला प्रतिनिधि, नेता प्रतिपक्ष है महिला प्रतिनिधि। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या हुआ है, चिकित्सा के लिए क्या हुआ है, शिक्षा के लिए क्या हुआ है? एफआईआर, एक महिला को एफआईआर कराने में महीनों सालों लगते, उसकी एफआईआर नहीं होती है। रही बात चिकित्सा की, मैं सभी पार्टी की कह रही हूँ, चिकित्सा की एफआईआर में जाए आप देखिए वहाँ पे क्या हालत। मैं किसानों की लेकर भी थोड़ा जी आरोप उनने लगाए हैं। सबसे पहली बात, कल शिवराज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। एक मिनट, राहुल गांधी ने कहा था कि हम 10 दिन में करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। अभी तक इनके 10 मुख्यमंत्री बदल जाते। और दूसरी बात,
इनका गरीबी हटाओ। देखिए सर, ग्रामीण विधानसभा भी लगती है यहाँ पर। ये आपका कर्जा माफ हुआ, किसान है आप? कर्जा पूरा माफ हुआ है, बिजली भी हाफ हुई है। मैं प्रूफ के साथ में बता सकता हूँ। ये झूठ है, 2 मिनट, ये झूठ है। तो बिल देखिए आप, और ये कर्ज माफी का ये लो, ये कर्ज माफी का ये लो। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सांसद प्रतिनिधि है, 5 साल में ये मंडी भी गए थे किसानों की समस्या को लेकर। किसान कर्जा माफी को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठ है। राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से बोला था, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से कितने ज्यादा हो गए हैं। ये सरासर झूठों का है। इन्होंने बोला था मुख्यमंत्री बदल देंगे 10 दिन में, कर्जा माफ नहीं हुआ तो कहाँ गई वो बात? 10 दिन का जो वादा था कर्जा माफी का, उन्होंने ना कुछ चंद घंटों में ही कर्जा माफ कर दिया है। कुछ घंटों में ही कर्जा माफ कर दिया किसानों का। चलिए जी, कि इन्होंने कर्ज किनका माफ किया? 2,94,000 करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, हम मानते हैं। और दूसरा, आप जो भावांतर के पैसे 2018 से अभी तक किसानों के नहीं आए, और फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम करी थी, उसका सुप्रीम कोर्ट में संस्था को लगाकर उनके पैसे अब हुए 2017 के। ये है भाजपा और कांग्रेस। अगर हम और मुद्दों की बात करें तो रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और पीछे से ही मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर रोजगार की क्या स्थिति है। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 26 साल हो चुके हैं। इन 26 सालों में भाजपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं, उनको अभी तक अच्छे शिक्षक नहीं मिले। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब इसमें दोष किसको दे? भाजपा को दे, कांग्रेस को दे? अगर मेरे ख्याल से हम लोगों को या आप लोगों को अच्छे शिक्षक मिले होते तो हमें डिबेट का ये स्तर भी देखने को नहीं मिलता। पहली चीज, हाँ मैं शिक्षक हूँ, हम शिक्षक हैं, हम युवाओं को रोजगार की बात करें, 100 दिन का रोजगार की बात कही गई है, वादे किए गए, कितना मिल पाया? सर, हम लोग अभी जो यहाँ खड़े हैं, ये सब लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्टेड हैं। उसके बाद भी लगभग 8 महीने से हम लोग हमारी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी सरकार हो, लेकिन इस मामले में असमर्थ रही है, क्योंकि 27 साल से उच्च शिक्षा विभाग में जो पद खाली पड़े हैं, उनकी भर्ती कब होगी, ये हमें जवाब आज तक नहीं मिल पाया। कांग्रेस से जवाब भी लेंगे, यहाँ पर बैठे हुए जी। क्या रोजगार मिला? सर, रोजगार के मामले बता दूं कि जो सबसे बड़ी जटिल समस्या है इस हिंदुस्तान की, वो है रोजगार। रोजगार का जो 5 साल पहले वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, उस 5 साल के वादे पर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं उभरी। इसके कारण आज ये लोग है। कमलनाथ जी की बात करते हैं, वो सरकार बने को भी सिर्फ मात्र 2 महीने हुए। रोजगार की बात करें, अभी तक प्रोफेसर भर्ती में क्यों नहीं हो पाया? यहाँ पर तो अब कांग्रेस सरकार, भाजपा की सरकार में परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी वेरिफिकेशन होने के बावजूद। मैम, आप क्या कहेंगे? भी चिंता नहीं है। मेरा भी यही कहना है कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दी जाए ताकि शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है रोजगार मिला है? पिछले 60 साल में कांग्रेस के शासनकाल में कोई नीति रोजगार के लिए नहीं बनी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौशल योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। अब रोजगार घर तक, आपके घर तक पहुंचेगा रोजगार भी थोड़े दिनों में। और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश 100 दिन की बात कही। हाँ, 100 दिन की बात कांग्रेस ने, अभी मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने कहा था कि बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। भैया, कितना रोजगार युवाओं को दिया है, ये बता दें आप। चलिए, क्या कहेंगे आप? सर, मैं एक युवा हूँ, इस देश में 65% युवा है। इस चुनाव में सबसे अहम रोल युवा करेगा। ये रोजगार की बात करते मैं बताता हूं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आज है कि युवा को एक मौका मिला है। मिलकर बैठ गए मजलिस में जुगनू, और ऐलान हुआ सूरज को हटाएंगे। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? क्या रोजगार के अंतर्गत जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों को कई को रोजगार दिया है, तो कांग्रेस ने पहले दिया, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन 2 ही बराबर हैं। लेकिन लोकसभा का जो प्रत्याशी हो, साफ सुथरा हो, छवि का हो, किसी के ऊपर लांछन नहीं हो, ऐसा लोकसभा का प्रत्याशी होना चाहिए। चलिए जी, 100 दिन का रोजगार की बात कही है, क्या वाकई में रोजगार मिला? मैं कांग्रेस भाइयों को बोलना चाह रहा हूं कि मोदी जी तो 5 साल से हैं, 60 साल इनकी सरकार थी, क्या सब IAS PCS ही थे क्या? अभी बेरोजगारी बढ़ी है कि 5 साल में ही बेरोजगारी बढ़ी है? जी, क्या कहेंगे? और भाजपा कह रही है गांधी परिवार हटाओ। चलिए, आते हैं अब आते हैं
क्या लगता है रोजगार मिला है और ये जो 100 दिन का रोजगार देने की बात कही गई है इससे फायदा पहुंचेगा? मुद्दे पे अपन बात करते हैं। मुद्दे पे इसलिए मैं बात करना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पीसी सेठी टाइम के पास हुआ, चाहे पीथमपुर हो, चाहे देवास हो, चाहे मांगलिया हो, चाहे सांवे रोड हो, ताई से मैं ये एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछले जितना भी उनका कार्यकाल रहा उसमें एक भी फैक्ट्री उनने लगाई क्या? एक भी कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट इंदौर में आया क्या? इसका जवाब चाहिए। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? मैं साहब एक ही बात कहूंगा, वो है जनता की बात, आवाम की बात, के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू है मोदी में। चलिए बात करते हैं रोजगार को लेकर। आप युवा हैं, कांग्रेस ने भी कहा है कि 100 दिन का रोजगार देंगे, क्या मिला रोजगार? रोजगार की ये स्थिति है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि या तो पकौड़े तल लो या चौकीदारी कर लो। आज हम जानते हैं कि इंदौर मील मजदूरों का देश है। 50,000 मजदूर घर पे बेरोजगार बैठे, मीलें सारी बंद है ताई के राज में। चलिए आप स्थान ग्रहण करिए। अब बताइए रोजगार को लेकर जो आरोप लग रहे हैं। रोजगार का मतलब आजीविका का साधन। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 13 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए हैं और इसके नाते से अधिकांश लोग खुद भी कमा रहे हैं और 2-4 लोगों को नौकरी पे रखें। 13 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए। पहली बार उन आम आदमियों को मिला है रोजगार जिनको बिना किसी गारंटी के लोन मिला है। पहले किसी सरकार ने चिंता नहीं की। और जिस दिन आचार संहिता लगी सारे किसानों को SMS आए हैं। क्या आचार संहिता के कारण आपके कार्यकाल में 2 करोड़ रोजगार की घोषणा की गई थी मोदी सरकार द्वारा, अब वहां पर कितना रोजगार मिला है? सबसे पहली मैं अपने कांग्रेसी मित्रों को बताऊंगा, अगर ताई सांसद है, स्पीकर है, तो कांग्रेसियों की भी है, एक बात। दूसरा ये सम्मान का विषय है, गौरव का विषय है कि आज सर्वोच्च पद पे ताई विद्यमान है। ये इंदौर का गौरव है। हमारी महापौर मालिनी गौड़ महापौर जो है वो सम्मान का विषय है। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं तो आप पढ़े लिखे युवाओं से घोड़े चलवा लो, बग्गियां चलवा लो और ढोर चलवा लो, परंतु मोदी सरकार उनको रोजगार देगी, उसके बाद उनसे उद्योग लगवाएगी और युवाओं को लोन देकर ऐसे उद्योग बनेंगे जिससे वो रोजगार। ये दुर्भाग्य है इस देश का। ए भैया जरा चुपचाप सुन लो, तुम्हारे पाप धोने के लिए 4,000 दे रहे हो और अब ये बोल रहा हूँ कि 1,44,000 देंगे। 100 दिन के रोजगार की बात है, कितना रोजगार मिला क्या कहेंगे? एक मिनट, इनके आराध्य इंद्रदेव एन संघ के कहते हैं भिक्षावृत्ति 20 करोड़ लोग भिक्षा मांग रहे, वो भी रोजगार है। ये मोदी की सरकार है। अभी सुनो, यहाँ जो बैठे आगे मत बढ़िए आप। यहाँ जो बैठे हैं इसमें कोई लोकायुक्त में फंसा हुआ है तो कोई कहाँ में फंसा हुआ है। ये है इनका रोजगार। ये लेकिन कमलनाथ सरकार ने जो 100 दिन के रोजगार की बात कही उस पे बात केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र का चुनाव हो रहा है, आपने जो उनके सवाल पूछे हैं उसका जवाब ले लीजिए और ये देख लीजिए आगे आप लगातार यहाँ पर जो पक्ष विपक्षी परिचर्चा चल रही है उस दौरान हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो भारतीय सेना में रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव है और ये पूरा माहौल आपने देखा, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं सबसे बड़ा चोर हूं क्योंकि मैंने वर्दी पहन के आपका दिल मोह लिया है और आपने मेरे अस्तित्व को पूरी तरह से नकार दिया है, जो मुझे अच्छा। और इसमें मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं इस देश से पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे अस्तित्व को नकार के उसको राजनीति में घसीटा गया है और ये इसके लिए जिम्मेवार 1947 से लेकर आज तक जितने भी राजनेता रहे वो रहे हैं। रही बात ग्रोथ की, मुद्दे की बात, जिसके लिए कि मुझे आज आमंत्रित किया गया है, मैं सभी से ये पूछना चाहता हूं कि 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, यूरोप के कई देश टूट के बिखर गए, जापान टूट के बिखर गया, आज वो सब विकसित देश हैं। हम 2 साल बाद इंडिपेंडेंट हुए, हम विकसित अभी तक नहीं कहला रहे हैं। उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकते हैं। मुद्दे की बात पे अगर मैं आता हूं तो 1950 से जब से सरकार बनी है, हर एक लेवल के ऊपर, भले वो पंचायत लेवल है, कोई फंड आते रहे हैं, वो
MLA लेवल है उस पर फंड आते रहे। एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज जो सेना का शौर्य है उसका इस्तेमाल क्या भाजपा ने किया या कांग्रेस ने उसके ऊपर शंका जाहिर की? आप पार्टी का नाम ले रहे, मैं नहीं लूंगा, पर 1947 से लेकर आज तक इसे भुनाया गया है, इस वर्दी को भुनाया गया है, इस खून को भुनाया गया है, मैं वो नाम लूंगा। और जो ये पूछ रहे थे रोजगार की बात, आज भी पूरे देश में बहुत रोजगार अवेलेबल है। आप में वेट प्लीज डोंट ब्रिंग एनी पार्टी इन दैट। रोजगार बहुत अवेलेबल है। क्या आपने उस रोजगार के हिसाब से अपनी स्किल डेवलप की है? नहीं। और जब 1983 में जब मैंने आर्मी के लिए अप्लाई किया था, यूपीएससी के एग्जाम ऑल इंडिया मेरिट 1 जब मैंने पास की थी, मैंने अपने आप को जांचा था कि मैं इस मालवा की धरती का हूं, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा, मेरा सामान्य ज्ञान कमजोर है, मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। ये रोजगार में क्यों नहीं कर रहे? रोजगार है लेकिन स्किल डेवलप क्या? जी, आपको रोजगार का सबसे बड़ा शिवराज सरकार का उदाहरण बताता हूं कि इंदौर में टीसीएस और इन्फोसिस को उन्होंने जमीन दी 20 लाख रुपए एकड़ के भाव से, जहां 250 करोड़ का नुकसान हुआ और 150 करोड़ की रिश्वत खाई। आज तक वो दोनों प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। दूसरी बात, इंदौर के एक आदमी को काम नहीं मिला, ये आईडीए के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, आज तक वो 250 करोड़ की वसूली नहीं हुई है। ये ऐसा रोजगार और ऐसा भ्रष्टाचार होता है शिवराज सरकार में। आप जीएसटी नोटबंदी का कितना फर्क पड़ा है व्यापार? दीपक भाई, मैं आपकी बात को, रोजगार की बात को बढ़ाना चाहता हूं। देखिए 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब बेरोजगारी दर 3% थी और आज बेरोजगारी दर बढ़कर 10% के लगभग पहुंच गई है। आज नोटबंदी और जीएसटी से चाहे बड़ा व्यापारी हो या छोटा व्यापारी हो, नरेंद्र मोदी की इस घोषणा से पूरा व्यापार चौपट हो गया है। लोग बेरोजगार हो गए हैं। 1 करोड़ जो है युवाओं को रोजगार की बात कही थी, उसके वादे पूरे नहीं किए। 30 साल की जो इंदौर की सांसद है वो सिवाय निष्क्रिय है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं जानती है। रोजगार की बात करें, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, ये 2 लोगों को भी रोजगार इन्होंने दिया। और मैं आपके पास वापस आता हूँ, मैं वापस लौटता हूँ। बड़ा मुद्दा ये कहते हैं कि ताई ने विकास किया, इच्छापुर हाईवे बनाने की बात करते हैं। यहाँ खंडवा रोड का 10 परिवार यहाँ पर है जिनके माता पिता अपने बच्चे को खो देते हैं और खंडवा रोड पे कई हजारों एक्सीडेंट। नोटबंदी जीएसटी का क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। नोटबंदी में जो चोर थे, जो 2 नंबर का पैसा था, उन्हीं के पैसे गए। बाकी जी, नोटबंदी का कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान जो है वो ब्लैक मनी और नकली नोटों का कारोबार कर रहा था, उसको रोकने के लिए नोटबंदी की गई। जी, मेरे कांग्रेसी मित्रों को अभाव है जानकारी का। जीएसटी और नोटबंदी पे आपके वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन दिया है। दूसरा, उद्योग की बात करें तो आज रात को 2 बजे भी उस क्षेत्र से महिलाएं सुरक्षित निकलती है, जो कांग्रेस के जमाने में नहीं निकलती। नोटबंदी जीएसटी से क्या नुकसान हुआ? सुनिए साहब, नोटबंदी जीएसटी के लिए अर्थशास्त्री है और दोनों दल, मेरी बात सुने, दोनों दल ये आज जो मैंने आज कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया, एक मिनट, आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उस मैनिफेस्टो के अंदर राहुल गांधी ने और कांग्रेस सरकार ने देशद्रोह का आरोप जो है वो लगता है, वो कानून हटा दिया गया है। तो क्या देशद्रोह को खुश करने की साजिश है? क्या राहुल गांधी इस देश को हर कोई गाली बकवाना चाहते हैं? क्या कहेंगे साहब, नोटबंदी जीएसटी का क्या लगा? मैं नोटबंदी के अधिकार में सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि 1 कटोरी दाल जो 500 रुपए में मिलती थी वो लोगों की बंद हो गई है। क्या कहेंगे? रोजगार के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, होता क्या है कि जिस आदमी के पास में पैसा होता है ना, वो आदमी अपने बच्चे को, उसमें योग्यता हो या ना हो, वो डोनेशन दे करके अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना लेता है। योग्यता वाली बात नहीं है। रोजगार की वाकई में कमी है और किसी प्रकार से वो पूरी नहीं हो पाई है। जी, हम ये जानना चाहते हैं दोनों दलों से कि उच्च शिक्षा विभाग के बारे में हमारी सरकार क्या कर रही है। जी, ये जीजा जमानत पे इनका जीजा जमानत पे आज पूरा सिख समाज 1984 क्या हजार मसूद इनका जीजा। आज देश के विकास की बात कर रहे हैं। अच्छे दिन से चले थे, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात करते थे, आज मैं भी चौकीदार पर वोट मांग रहे हैं। ये विकास है। जीएसटी नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ? जीएसटी नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था धरातल पे आ चुकी है। ये सिर्फ
काला धन को बाहर लाने के लिए इन्होंने जो प्रयोग किया था, जबकि काला धन और बढ़ चुका है। 2000 का नोट जो चालू किया है, ये काला धन बचाने के लिए किया गया है, कलर बाहर निकाले नहीं किया। नोटबंदी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा नोटबंदी में किसकी बैंकों का फायदा हुआ? यहाँ बीजेपी के नेता रही अर्चना, जिसकी बैंक में सबसे ज्यादा पैसे बदले गए, वो कौन थे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो लोकसभा का चुनाव का है, इंदौर में लोकसभा में आप मतदान करने जाएंगे, आप यदि मतदान करने जाएंगे, आपके लिए जी नोटबंदी और जीएसटी, एक मिनट दिला, नोटबंदी और जीएसटी इनको उनके पाले में भेजो। नोटबंदी और जीएसटी से केवल काले धन वालों का पेट दुखा है। 3 साल की कमलनाथ जो सरकार है, उनने 3 महीने में जो कांग्रेस बीजेपी ने 15 साल में नहीं किया है, वो 3 महीने की सरकार में कमलनाथ जी सरकार ने कर दिया है। और ये बता दिया है कि आने वाले समय भविष्य अच्छा होगा और युवाओं को सभी को रोजगार मिलेगा और 6-6 हजार रुपए किसान उनके खाते में आएंगे। चलिए जी, अभी चारों तरफ जो है विकास की धारा चल गई है। मध्य प्रदेश में 4 राज्यों को जीता है कांग्रेस ने और अपनी सशक्त पोजीशन अपनी जनता के बीच बना रही है। जितना डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल होना था, जितना सब होना था, वो भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का जो बजट था, रक्षा बजट, वो 30 करोड़ था और आज मोदी जी ने 300 करोड़ का बजट किया है और सेना के लिए उन्होंने जूते उपलब्ध करवाए और जैकेट उपलब्ध करवाई है। ये उस समय पे क्या कर रहे थे कांग्रेसी जो आज देश की बात करते हैं? क्या आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय हित के मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा या इंदौर के विकास को ध्यान में रख के वोट करेंगे आप? राष्ट्रीय हित के मुद्दों को ध्यान में रखना भी चाहिए और लोकसभा के चुनाव में ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा रहेगा और कांग्रेस का पहला मुद्दा राष्ट्रीय सांसद का कार्यकाल को देखेंगे कि नहीं, या राष्ट्रीय हित के मुद्दे पे ही केवल मतदान? नरेंद्र मोदी जी वर्दी की आड़ के अंदर राजनीति करना चाहते हैं, मगर हम लोग राष्ट्रहित है हमारा। राष्ट्रहित की परिभाषा क्या हिंदुत्व है? राष्ट्रहित की परिभाषा सीमा की चौकसी है। राष्ट्रहित की परिभाषा बेरोजगार का रोजगार है। राष्ट्रहित की परिभाषा भ्रष्टाचार में लगाम है। राष्ट्रहित की परिभाषा लोकतंत्र है। राष्ट्रहित की परिभाषा ये है राष्ट्रहित। चलिए जी, आपके लिए कौन सा मुद्दा ज्यादा बड़ा रहेगा, सांसद का कार्य या राष्ट्रहित का मुद्दा? राष्ट्र से बढ़ के कुछ भी नहीं और राष्ट्र से पहले कोई भी नहीं। ये लोग ना राष्ट्रीय हित की बात करी, ना इनकी कोई नियत है और ना इनकी नीति है। देश का चौकीदार तो प्योर है लेकिन पप्पू ढोर है जी। देखिए ये 45 आज देखिए 2009 में बुलेट प्रूफ जैकेट मांगी थी, इन्होंने नहीं खरीदी। पहली बार मोदी सरकार ने सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी है 35। और आज सबसे बड़ी बात, राष्ट्रद्रोह के कानून को इन्होंने हटाने की। कौन सा मुद्दा आपको बड़ा लगता है, राष्ट्रीय हित या यहाँ के सांसद का कार्य? देखिए सबसे बड़ी जीएसटी का मुद्दा गायब है मोदी जी के भाषण से। 15 लाख का मुद्दा गायब है, जो फायदे होना थे वो गायब है, अच्छे दिन का गायब है, किसानों की जो आत्महत्याएं हुई है वो मुद्दा गायब है। अब मुद्दा आ गया हिंदू आतंकवाद। सिर्फ धर्म के नाम पे खेलती है भारतीय जनता पार्टी, कोई कर्म के नाम पे नहीं खेलती है। और सुमित्रा महाजन की तो ये हालत है कि 29 साल में एक उपलब्धि ये खुद नहीं गिना सकते और ना कोई भारतीय जनता पार्टी गिना सकती है। चलिए, क्या प्रमुख रहेगा? हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है प्रदेश में, तो क्या लोकसभा चुनाव में वो जो टेम्पो है, वो जो काम है, वो आगे भी बढ़ते रहेंगे? देखिए, पहले जो सरकार इन्होंने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, उसमें फेल। भ्रष्टाचार का मुद्दा था कि हम काला धन लाएंगे। विदेशों स्विस बैंक में कांग्रेसियों का खूब पैसा है, वो आज तक नहीं उजागर हुआ। दूसरा, इन्होंने किसानों के लिए हितैषी बने थे, उसमें फेल। महंगाई पहले डायन थी, महंगाई आज विकास हो गई है। महंगाई के नाम पर गैस सिलेंडर को आप देख लीजिए, पहले यूपीए सरकार में 400 था, आज 1000 है। देखिए, नोटबंदी की बात करें तो बड़े एक इनका सबसे बड़ा मुद्दा है उच्च शिक्षा मंत्री के। आप प्रतिनिधि के तौर पर भी बात करें तो ये इनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई है? ये नियुक्ति अभी थोड़ा 2 महीने तो हुए सरकार को। आपके मुद्दे की बात है किया है, 5 साल में लोगों को धोखा दिया है, अभी तो ये 3 महीने हुए हैं। जरा सब्र करो, सब्र। एक तो सुमित्रा जी महाजन, हमारी स्पीकर, इंदौर का गौरव, उनको सुनो, उनके काम इनको दिख नहीं रहे तो इनको चश्मा बदल देना चाहिए, अंधे हैं कांग्रेसी। दूसरा, कांग्रेसी इसलिए डर रहे हैं कि इनके पूरे नेता का परिवार
कि कांग्रेस के पास मुद्दा विहीन हो चुकी है, देशद्रोहियों को छूट देने की बात करती है। सबसे पहली चीज, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हमारा राष्ट्र भारत मजबूत होना चाहिए, इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए। किसान कर्ज माफी में फायदा हुआ? ये जो कांग्रेस के लोग किसानों की जो बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछा जाए कि 60 साल तक किसानों का खून चूसा और आज मंडी में जाकर ये पूछे कि शिवराज की सरकार, शिवराज मामा की सरकार 265 रुपया बोनस दे रही थी, 265 रुपये बोनस दे रही थी, 265 रुपये बोनस दे रही थी, लेकिन आज मंडी में क्यों समर्थन मूल्य बिक रहा है उस पर कर्ज माफी का सबूत, कर्ज माफ हुआ, मंत्री का कर्ज माफ। नरुका जी, इस शहर के जी ये प्रमाण पत्र भी जी, मेरा कर्ज माफ हुआ, मेरा प्रूफ दिया, कागज का ये प्रमाण पत्र है, एक के भी खाते में रुपया नहीं गया है। एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, हमारे कांग्रेसियों को अपने पार्टी में ले जा रहे हैं और राष्ट्र हित की बात करते हैं। इनके पास कौन सा स्वतंत्रता संग्राम? जी यहाँ जितने बैठे हैं इसमें इधर 3-4 व्यक्ति है जो पाकिस्तानियों का संरक्षण देते हैं, वो बैठे हुए पाकिस्तानियों के दलाल। क्या इनके पार्टी के अमित शाह कहते हैं कि हमें विधायक को खरीद लिया जाएगा, हम विधायक को खरीद लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में एक भी बात नहीं हो रही है। हम हर परिवार का इसमें जेब कट रहा है। इस बारे में कोई प्रकाश डालेगा? यहाँ पर पार्टी की बात की जा रही है। चलिए, आपने नोटबंदी पे पूछा है, तो नोटबंदी का फायदा ये हुआ कि नकली नोट पहले आसानी से नहीं छपते थे, अब आसानी से छपते हैं। नकली नोट छपने, हाँ, आपने जीएसटी के ताल्लुक से बात किया तो बड़े व्यापारियों को फायदा हुआ और गरीब व्यापारी सब खत्म हो गए। आज ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि राम मंदिर के नाम पे 2 सीट से 1 से मंदिर कब बनेगा, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक रोजगार की बात है तो निश्चित तौर पर मोदी जी ने रोजगार दिया है, और क्या रोजगार दिया है वो सुनिए आप। रोजगार ये दिया है कि ऑटो रिक्शा 2.5 लाख खरीदे गए, संसद में बोल रहे, और 3 शिफ्ट में हम जैसे MBA करे हुए, MPhil करे हुए स्टूडेंट 3 दिन शिफ्ट में रिक्शा चलाए। राम मंदिर का 70-80 सालों चल रहा है, कांग्रेस सरकार ने आप लाइन दूर रखिए लाइन, ठीक है, बैठ जाइए। मैं पूरे यार इंदौर के विकास कार्य की बात करें, कार्यकाल को देखें, तो अभी भी इतने आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहे हैं? नहीं, देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा, ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश के नेतृत्व का चुनाव है। इसमें कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो देश का नेतृत्व कर सके, अपने जो आंतरिक रूप से देश को सुरक्षा मजबूत कर सके, बाह्य रूप से कर सके, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो मानव बिंदु है उनको स्थापित कर सके। अगर इस लेवल का कोई व्यक्ति है और उसके सामने कौन है, इन दो के बीच के चयन का मुद्दा है। तो नरेंद्र मोदी जी इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर बैठते हैं। लेकिन एक लगातार राम मंदिर को लेकर भी सवाल उठता है, उसको लेकर अभी तक कोई, इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची ऐसा कहा जाता है। देखिए, ये सारी जो राम मंदिर का मसला कोर्ट के अंदर हम सब जने जानते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर 5 साल के अंदर काम नहीं किए जा सकते हैं, उसके लिए समय चाहिए, और समय वापस लेने के लिए ही ये चुनाव है। जी, जो वादे किए गए थे 5 साल पहले, वो वादे पूरे नहीं हो पाए, इस तरह के आरोप हैं लगातार। ये तो इनका काम है, इनको शर्म आना चाहिए आरोप लगाते हुए। जो लोग आरोप लगाते हैं उनके शीर्ष नेता जो है जमानत पे है, अभी सब जमानत पे घूम रहे हैं। देशद्रोह का कानून समाप्त करने की बात कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। आतंकवादियों को सदक चल दे रहे, शर्म आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि इनके पास तो उम्मीदवार नहीं बचा। जितने लोग खड़े करे 8 बार में हार गए। आप कभी सल्लू मियां को बुलाते, कभी गोविंदा को बुलाते, अरे उम्मीदवार तो तय कर लो। ये नकली स्वांग करते हैं। राहुल गांधी यूपी में जनेऊ दिखाते हैं और जब केरल में जाते हैं तो क्रॉस टांग लेते हैं। कांग्रेस पूरी झूठ के ऊपर आधारित है। देखो, प्रधानमंत्री को हम कभी अपमानित नहीं करते, पर रेफेल की फाइल का चोरी होना, राफेल की फाइल का चोरी होना, इसलिए हम कह रहे हैं कि चौकी था। चलिए आइए। अभी तक उम्मीदवार को लेकर हमेशा सवाल कांग्रेस से भी उठ रहा है कि कभी सलमान खान का नाम आता है, कभी गोविंदा का नाम आता है। क्या स्थानीय नेता नहीं है?
हमारे यहाँ सारे नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, सब दमदार नेता हैं। सुमित्रा महाजन को अपने 29 साल के निष्क्रिय कार्यकाल के लिए माफी मांगना चाहिए। फूलन देवी भी चुनाव जीती थी, इसका यह मतलब नहीं कि उसने विकास करा था। ये इंदौर के लिए फूलन देवी साबित हुई है। क्या कोई उम्मीदवार नहीं है स्थानीय? अरे उम्मीदवार स्थानीय आएगा और सबकी सहमति से आएगा। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जो देंगे वो ऐसा उम्मीदवार देंगे जो बीजेपी को धूल चटा देगा और वो स्थानीय रहेगा। 29 साल में सुमित्रा महाजन ने 100 बराबर काम नहीं किया, सिर्फ नोटंकी और धर्म के नाम पे किस तरह का उम्मीदवार? छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हुए। सर मैं चाहता हूँ कोई भी दागदार नेता नहीं हो, स्वच्छ छवि का नेता हो। अगर कांग्रेस वाले बोलते हैं कि भाई अगर ताई में इतना ही है, कुछ काम नहीं किया, निष्क्रिय है, तो भाई 8 बार से क्यों जीत रही है वो? इतने दम में तो खुद लड़के दिखा रहे हैं। किस तरह का आपके उम्मीदवार में किस तरह की खूबी होनी चाहिए? सांसद कैसा होना चाहिए आपका? जो मूलभूत आवश्यकताओं पे ध्यान दे, फालतू के राजनीतिक और विकास से नहीं है। मूलभूत सुविधा आज सबसे देश की आवश्यकता है, मूलभूत समस्याओं पे ध्यान देना, ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में उलझाए रखना। आज पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पे उलझा रखा, उससे देश का कोई हित होने वाला नहीं है। किस तरह का उम्मीदवार? इतनी देर से पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, सब ये बीजेपी कांग्रेस कर रहा है, कोई युवाओं का नाम नहीं ले रहा है। शहर में बहुत युवा कार्यकर्ता जो शहर का बहुत विकास कर सकते हैं, किसी की नजर ही नहीं उस पे। जब से देखे पप्पू चले जा रहा है, कोई चौकीदार कर रहा है, ये क्या है? इससे नहीं चलेगा देश चला रहा हो तो युवाओं को ढूंढना पड़ता है। ऐसे हजारों युवा है जो देश को आगे विकास की ओर लेके जा सकते हैं। नजर मेरी अपील है, इंदौर शहर की मेरी अपील है कि आप इंदौर शहर के लोगों से अपील है कि अपनी नजर बदलो। देश में बहुत छात्र युवा है और ऐसे युवा जो काबिल है। आज अभी एग्जाम्पल दिया तेजस्वी सूर्या जी का, वो भी आने वाले समय में काम करेगा। क्या कहेंगे? मेरी तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि इंदौर से हम पुष्यमित्र भार्गव जी को लड़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक युवा के नेतृत्व है, उनका कार्यकाल में इंदौर और आगे जा सकता है। आज अगर चलिए ठीक है, अब हम अंतिम तरफ बढ़ते हैं, तो अब हम बात कर लें तो इंदौर का उम्मीदवार कैसा होगा? अभी तक आप भी पशुपेश में क्यों हैं? इंदौर का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार स्वच्छ छवि वाला होगा। कांग्रेसियों के पास न स्वच्छ छवि वाला है न गलत छवि वाला है, उम्मीदवार ही नहीं है। इस तरह का उम्मीदवार आप देखते हैं, अभी तक पशुपेश की क्या स्थिति है? नहीं, देखिए इंदौर का चुनाव आखिरी दौर में है, 19 तारीख आखिरी दौर में है, इसलिए इतनी जल्दी घोषित करने का कोई कारण नहीं था। रहा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, जो उम्मीदवार होगा वो पिछले बार से ज्यादा वोट से जीतेगा। नहीं नाम क्यों आ रहे हैं आपके? जब एक मत है तो इंदौर का उम्मीदवार कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी है और सभी कार्यकर्ता सिर्फ कमल के फूल को लेके काम कर रहे हैं। मेरा कांग्रेस पार्टी से एक निवेदन है, मेरा कांग्रेस, राकेश भाई आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ, नहीं अरे आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ। मेरा कांग्रेस पार्टी क्या कहेंगे? अमित शाह ने टिकट काट दिया, इनकी हिम्मत नहीं है कि बोल देंगे ताई को टिकट मिले। बीजेपी वाला एक नहीं बोल सकता ताई को टिकट मिले। कांग्रेस से कौन है? ताई गई है। अरे भंडारा करा रहे, टिकट के दावेदार भंडारा करा रहे, टिकट के दावेदार। चलिए फिलहाल टिकट तय नहीं हुआ, लेकिन लगातार यहाँ पर जो है चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, लगातार बातचीत हो रही है। देखना होगा कि इंदौर लोकसभा सीट की जो चाबी है वो किसके हाथों में जाएगी। लेकिन यहाँ पर चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, तमाम लोगों ने आज अपने मुद्दे रखे और हमारे जो जनकारवा लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। और देखेंगे किसी अन्य लोकसभा के बारे में कि वहाँ का सियासी मिजाज कैसा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।